प्यारे बच्चों, मैंने पिछले वीडियो में आपको कक्षा 11 का जो काव्य खंड है उसका जो 5वां पाठ है भवानी प्रसाद मिश्र का घर की याद, उसका पहला भाग करवाया था। पहले भाग में मैंने आपको करवाया था कि भवानी प्रसाद मिश्र कारावास में हैं और वहाँ पर रह के वो अपने परिवार वालों को, परिवार के सदस्यों को याद कर रहे हैं और उनके माँ बाप किस प्रकार दुखी हैं, भाई बहन किस प्रकार आपस में खेलते हंसते कूदते होंगे, लेकिन कभी वहाँ पर शामिल नहीं है। तो अब यहाँ पर जो अगला भाग है उसमें जो कवि हैं वो जो सावन है, सावन को अपना संदेश वाहक बना रहे हैं और उनसे कह रहे हैं कि तुम मेरे घर जाकर मेरे परिवार वालों को मेरी स्थिति के बारे में बताना, लेकिन जैसी स्थिति मेरी है वैसी स्थिति न बताकर जो मैं तुमसे कहूँगा वही तुम मेरे घर वालों को जाकर बताना। ठीक है। हाँ, तो देखिए यह है, पिताजी ने कहा होगा हाय कितना सहा होगा, कहाँ मैं रोता कहाँ हूँ, धीर में खोता कहाँ हूँ। जब उनकी माँ ने अपने अपने मेरे पिताजी को समझाया होगा कि तुम क्यों अपना दिल कच्चा कर रहे हो, क्यों इन बच्चों के सामने रो रहे हो, तब मेरे पिताजी ने मेरी माँ को धैर्य बताते हुए कहा होगा कि मैं कहाँ रो रहा हूँ, देखो मैं कहाँ रो रहा हूँ। ऐसा कहते कहते उन्होंने मेरे दूर रहने का जो दुख है वो कितना सहा होगा, और यह कहते कहते वो अवश्य ही रोए होंगे और साथ में ये भी कह रहे होंगे कि मैं कहाँ रो रहा हूँ, देखो मैं नहीं रो रहा हूँ और मैं कहाँ अपना धैर्य खो रहा हूँ। ऐसा मेरे पिताजी ने मेरी माँ से कहा होगा। तो जो कवि हैं वो कारावास में हैं, तो वह कल्पना कर रहे हैं कि मेरे घर में क्या स्थिति हो रही होगी और कैसे मेरे माता पिता एक दूसरे को सांत्वना दे रहे होंगे। फिर अगला, हे सजीले हरे सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन, तुम बरस लो वे न बरसें, 5वें को वो न तरसें। वो हरे भरे सावन से कह रहे हैं कवि कि हे हरे भरे सावन, तुम जितना बरसना है तुम बरस लो, तुम पुण्य हो, पुण्य मतलब पवित्र और पावन, पवित्र हो, पुण्य हो, पवित्र हो, सजीले, सजीले मतलब सुंदर। जब सावन का महीना होता है तो चारों तरफ हरियाली हरियाली हो जाती है। तो कह रहे हैं कि हे सावन के महीने, हे सावन तुम क्या कर रहे, तुम कैसे हो, सजीले हो, सजे हुए हो, सुंदर हो और तुम पुण्य हो, पवित्र हो। तुम जितना बरसना है, तुम्हें जितना बादलों ने बरसना है तुम बरसो, लेकिन जो मेरे घर में जो मेरे लोग, मेरे माता पिता हैं, मेरे भाई बहन हैं, वह मुझको लेकर बिल्कुल भी दुखी न हो, तुम उन्हें कोई भी दुख होने मत देना। सावन के महीने से आग्रह कर रहे हैं कवि। फिर देखिए अगला है, मैं मजे में हूँ सही है, घर नहीं नहीं हूँ बस यही है, किंतु यह बस बड़ा बस है, इसी बस से सब विरस है। बस का एक होता है, बस का मतलब अपने वश में, अपने नियंत्रण में न होना, और एक होता है केवल। दो अर्थ होते हैं बस के, एक तो है अपने वश में न होना बस का, और एक बस का मतलब होता है केवल, बस इतना ही दुख है बस। तो ये कह रहे हैं कि मैं मजे में हूँ, मैं यहाँ पर हूँ, तुम मेरे घर जाकर मेरे परिवार वालों को मेरा संदेश देना और तुम मेरे घर वालों से कहना कि मैं यहाँ पर जैसे हूँ मज़े में हूँ, मज़े मतलब मस्त मस्त हूँ, मुझे कोई दुख यहाँ पर नहीं है। घर नहीं हूँ बस यही है, बस एक ही दुख है कि मैं अपने घर वालों से, अपने परिवारजनों से दूर हूँ, यही मेरे लिए सबसे बड़ा दुख है। किंतु यह बस बड़ा बस है, वो कह रहे हैं कि केवल अपने माँ बाप से दूर हूँ, केवल यही मेरे लिए सबसे बड़ा दुख है, क्योंकि यह मेरे नियंत्रण में नहीं है। मेरे पास एक ही मेरा कारण है दुखी रहने का कि मैं अपने परिवार वालों से दूर हूँ, लेकिन यह परिवार से दूर रहने का दुख ही मेरे लिए सबसे बड़ा दुख है। इसी बस से सब विरस विरस है, विरस मतलब रसहीन। जब कोई अपने परिवार के सदस्य अपने से दूर हो जाते हैं तो हमें अपने परिवार में, अपने जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, सब फीका फीका लगता है, विरस हो जाता है। तो वैसे ही यहाँ पर कह रहे हैं कवि कि इसी बस यही कि मैं अपने घर से दूर हूँ, इसी घर से दूर रहने के कारण ही मेरा जो जीवन है वह रसहीन हो गया है, मेरे जीवन में कोई उत्साह नहीं है, खुशी नहीं है और किसी प्रकार का कोई सुख नहीं है, पूरा जीवन मेरा रसहीन और फीका हो गया है। फिर है, किंतु उनसे यह न कहना, उन्हें देते धीर रहना, लेकिन मैं जैसा हूँ, कि जैसी मेरी यहाँ पर वास्तविक स्थिति हो रही है कि मैं यहाँ पर दुखी हूँ, मेरा जीवन रसहीन हो गया है,
इन सब बातों को तुम मेरे घर वालों से मत कहना। धीर, धीर मतलब धैर्य, धैर्य दिलाना उनको। उन्हें कहना लिख रहा हूँ, उन्हें कहना पढ़ रहा हूँ। वो कह रहे हैं कि मेरे पिताजी चाहते थे कि मैं जेल में रहने के बाद भी अपने पढ़ाई का, अपने लिखने का जो मेरा कार्य है उस कार्य को न छोड़ूं। मैं इस जेल में रह के भी उस कार्य को आराम से कर रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ। और उन्हें कहना कि मैं बहुत सी किताबें पढ़ने को मुझे यहाँ पर मिलती हैं और उनके कहे गए अपने इस कार्य को मैं बीच में नहीं छोड़ रहा हूँ। काम करता हूँ कि कहना, और मैं जो भी यहाँ पर मुझे काम दिया जाता है इस कारावास में रह के, मैं उस काम को पूरी ईमानदारी से, पूरे ध्यान से करता हूँ। नाम करता हूँ कि कहना, और यहाँ पर रहने के बाद भी मैं उनका नाम रोशन कर रहा हूँ। क्योंकि बच्चों, जिसमें हमारा देश आज़ादी के लिए संघर्ष कर रहा था, उसमें बड़े बड़े जो पदों पर लोग बैठे हुए थे, जो बड़े बड़े वकील थे, बड़े बड़े लेखक थे, बड़े बड़े कवि थे, और जो अब बड़े बड़े कॉलेजों में पढ़ते थे, वो लोगों ने क्या किया, अपना सब कुछ छोड़कर उन्होंने इस आंदोलन में भाग लिया, अपने भविष्य की चिंता किए बगैर। तो उस समय इस आंदोलन में भाग लेना ही उस समय की सबसे बड़ी बात हुआ करती थी कि इस व्यक्ति, ये जो व्यक्ति है, वो व्यक्ति क्या कर रहा है, अपने देश को आज़ाद करने के लिए अपने जीवन को भी कुर्बान कर रहा है। तो उस समय जो कवि के पिता थे, वह भी यही चाहते थे कि जो उनका बेटा है वह भी इस आंदोलन में भाग ले और जीव अपने देश के लिए कुछ करे। तो कह रहे हैं कि मैं यहाँ पर हूँ और यहाँ रहने के बाद भी मैं उनका नाम रोशन कर रहा हूँ। चाहते हैं लोग कहना, और जो भी मेरे यहाँ पर मेरे सहयोगी हैं, जिनको मेरे साथ यहाँ पर कारावास में रखा गया है, वह सब लोग मुझसे बहुत प्यार करते हैं। चाहना, प्यार करना, मत करो कुछ शोक कहना, और उन्हें ये कहना कि मेरे अपने पास न होने का तुम कोई शोक मत करो। मैं यहाँ पर हर प्रकार से खुश हूँ और मुझे कोई दुख नहीं है। ठीक है बेटो, ये क्या कह रहा है, वो सावन से कह रहा है। जो सावन है, संदेश वाहक, जब हम किसी परिवार वालों से दूर होते हैं तो अपने संदेश को पहुंचाने के लिए हम किसी का सहारा लेते हैं, ताकि अपनी भावनाओं को, जो हमारी भावनाएं हैं, उन भावनाओं को हम अपने परिजन के पास पहुंचा सकें। तो यहाँ पर उन्होंने सावन को अपना संदेश वाहक बनाया है, और वह अपने घर जाकर उन्हें मेरे जो परिवार वाले हैं, उन्हें तुम मेरा यह संदेश देना, ऐसा वो उससे कह रहे हैं। ठीक है, अगला देखो, अगला है, और कहना मस्त हूँ मैं, और उन्हें कहना कि मैं हर प्रकार से खुश हूँ, मजे हूँ, मस्त मतलब मजे में रहना। काटने में व्यस्त हूँ मैं, और जो उस समय क्या होता था कि जो गांधी जी ने जो असहयोग आंदोलन चलाया था, भाजपा आंदोलन चलाया था, विदेशी सामान का बहिष्कार चलाया था, तो उस समय क्या करते थे लोग, सूत काट के अपना जो वस्त्र थे अपने द्वारा ही बनाया हुआ वस्त्र ही पहनते थे। तो ये कार्य भवानी प्रसाद मिश्र भी कह रहे हैं कि मैं उस समय क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर जेल में रह के भी जो कपास से चरखे, कपास जो होता है उसके द्वारा चरखे से धागा तैयार किया जाता है और उससे वस्त्र बनाए जाते हैं, तो मैं वह उस काम में हमेशा ही लगा रहता हूँ। वजन 70 शेर मेरा, और मुझे इतना अधिक यहाँ पर खाना पीना मिलता है कि मैंने जो मेरा वजन है वह 70 शेर हो गया है। खूब खाता पीता हूँ, कह रहा मेरा वजन बढ़ गया है। क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि जो जेल था, जिसमें जेल थे उसमें लोगों को बहुत सारी यातनाएं दी जाती थी, उन्हें भरपेट खाना नहीं मिलता था। तो वह अपनी वास्तविक स्थिति को छुपाकर, उन्हें अपने घर वालों को मेरी वास्तविक स्थिति से दुख न हो, इसलिए उसको छिपाने के लिए वह उनको अब झूठी मूठी बातें कह रहे हैं, ताकि वह मेरे घर जाएं तो मेरे परिवार वाले मेरे दुख को देखकर दुखी न हो जाएं। क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता कि जेल में कोई रह के किसी का वजन बढ़ जाए। तो वो कह रहे हैं वजन 70 शेर मेरा और भोजन ढेर मेरा, और मुझे बहुत सारा भोजन मैं यहाँ पर खाता हूँ, मुझे हर भूखा नहीं रखा जाता, मैं किसी प्रकार से भूखा नहीं रहता हूँ। कूदता हूँ, खेलता हूँ, दुख डटकर ढेलता हूँ, और मैं कह रहे हैं मैं यहाँ पर जेल में रह के भी मैं खूब खेलता कूदता भी हूँ। हमारे ऊपर किसी प्रकार का कोई बंदिश नहीं है, हम खेलते हैं, कूदते हैं, आपस में बातचीत करते हैं, हम हर प्रकार से यहाँ पर खुश हैं। और जो भी दुख मेरे सामने आते हैं उन्हें मैं दुखों को अपने पास भटकने नहीं देता। ठेलना मतलब अपने दुख को ठोकर मार कर आगे चले जाना। तो मैं अपने पास में किसी भी दुख को अपने पास भटकने नहीं देता हूँ। और कहना मस्त हूँ मैं, और मैं यहाँ पर मज़े में हूँ, किसी प्रकार का कोई मुझे दुख नहीं है। यह सब बातें तू मेरे घर जाकर कहना। यो ना कहना अस्त हूँ मैं, और उन्हें यह बिल्कुल मत कह देना कि मैं क्या हूँ यहाँ पर
यह गलती से भी मत कह देना कि भवानी प्रसाद उस जेल में रहकर उदास हो गया है। अस्त, अस्त का मतलब होता है जैसे सूर्य क्या हो जाता है शाम के टाइम पर समय पर अस्त हो जाता है, वैसे ही निराश, अस्त का मतलब यहाँ पर निराश होना है। क्योंकि जब हम अपने जीवन से निराश हो जाते हैं तो धीरे धीरे हमारा जीवन समाप्त होने लगता है। जिस प्रकार सूरज सुबह निकलता है शाम को अस्त होता है, वैसा ही हमारा जीवन भी है। और वो कह रहे हैं कि मैं यहाँ पर किसी प्रकार से उदास नहीं हूँ। अस्त होना मतलब निराश होना। फिर है अगला, तो अगला है हाय रे ऐसा न कहना है कि जो वैसा न कहना। वो कह रहे हैं कि हे सावन, तुम बड़े क्या हो, मेरे संदेश वाहक हो। तुम मेरे घर जाकर जो भी मेरी वास्तविक स्थिति है, उस स्थिति को जो तुमने देखा है वैसा तुम बिल्कुल भी मत कहना। है कि जो वैसा न कहना, जैसा कि है, क्या है, कैसा है, कैसा व्यवहार होता होगा जेल में उनके साथ, कि उन्हें अच्छे से खाना पीना नहीं मिलता होगा, उनसे खूब सारा काम कराया जाता होगा, उन्हें कोई लिखने पढ़ने की चीज़ें नहीं मिलती होंगी, कुछ भी उनके अनुसार कार्य नहीं होता। तो वो कह रहे हैं कि जैसी स्थिति है, मेरे जो कष्ट हैं, उन कष्टों को तुमने देखा, उन कष्टों को तुम जाकर वैसा मत कहना। और उन्हें यह मत कह देना, क्या मत कहना, कह न देना जागता हूँ आदमी से भागता हूँ। और उन्हें ये बिल्कुल मत कह देना कि मुझे यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं नींद नहीं आती है और मैं रात रात भर जागा रहता हूँ और इस सारी रात जागता रहता हूँ, आदमी से भागता हूँ, मुझे आदमी को देखकर भय लगने लगा है और मैं हमेशा खोया खोया सा अकेला बैठा रहता हूँ। ऐसा तुम मेरे घर जाकर बिल्कुल भी मत कहने देना मौन हूँ मैं। मौन मतलब बोलना, मौन मतलब मूक रहना, शांत रहना। खुद न समझूं कौन हूँ मैं। और ये गलती से भी हे सावन सावधान रहना कि गलती से भी तुम मेरे पिता से यह कह मत बैठना कि मैं बिल्कुल अलग थलग हूँ, मैं अपना एकाकी जीवन व्यतीत कर रहा हूँ, मैं किसी से बात नहीं करता हूँ, चुपचाप रहता हूँ। यह बातें किसी उससे बिल्कुल भी मत कहना। खुद न समझूं कौन हूँ मैं। और उन्हें ये मत कहना मैं अपने आप में ही खोया रहता हूँ और मुझे अपने का भी होश नहीं है। क्योंकि इतनी यातनाएं और प्रताड़नाएं उस जेल में आंदोलनकारियों को दी जाती थी कि उन्हें उनका अपना ही होश उन लोगों को नहीं रहता था। मोटी मोटी जंजीरों से उनको बांध के रखा जाता था। फिर कह रहे हैं देखना कुछ बक न देना, उन्हें कोई शक नहीं देना। फिर वो कह रहे हैं हे सावन सावधान रहना, देखो तुम मेरे पिताजी के सामने सोच समझ कर बोलना, अच्छे से बोलना और असावधानी से कहीं तुम कुछ बक न देना। बकने का मतलब होता है कि जो हम निरर्थक बोलना, हम जब बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं, हम बोलते बोलते बहुत सारी ऐसी बातें भी बोल जाते हैं किसी से कि जिन्हें हम बोलना नहीं चाहते, निरर्थक बोलते, उनका कोई अर्थ नहीं होता है। तो वैसे ही वो कह रही हैं कि कवि हैं वो कह रहे हैं कि हे सावन देखो तुम असावधानी से कहीं तुम ऐसी बातें भी उनके सामने मत कह देना जिनका कोई अर्थ नहीं है, निरर्थक हैं, फालतू की बातें उनसे मत कहना। और कहीं बोलते बोलते उन बातों को भी उन्हें मत बता देना जिन्हें तुम बताना नहीं चाहते। और तुम्हारी बातों से उन्हें कोई शक नहीं होना चाहिए कि वास्तविक स्थिति तुम छिपा रहे हो और झूठ मूठ की बातें हमें बता रहे हो। ऐसा शक भी मेरे परिवार जनों को, मेरे माता पिता को बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। फिर है हे सजीले हरे सावन, हे कि मेरे पुण्यवावन। हे हरे भरे सुंदर सावन, तुम पवित्र हो और पुण्य कर्म हो, मेरे मित्र हो। तुम चाहे जितना बरस लो, तुम्हें जितना बरसना है, जितनी वर्षा करनी है तुम कर लो, लेकिन पर ऐसा कुछ मत करना जिससे कि मेरे माता पिता, जो मेरे माता पिता हैं, मेरे परिवार वाले हैं, उन्हें मेरी याद आए और मेरी याद में वो रोने लगे और अपने 5वें पुत्र के वियोग में वो दुखी हैं और मेरे लिए तरसने लगे। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो ऐसे ही आप लोग जो मैंने अभी पाठ बताया उसको अच्छे से समझ लीजिए और अपने जो आपका अध्ययन है उस अध्ययन को करते रहिए। और आगे का भी मैं आपको जो अगला जो पार्ट है उसका भी वीडियो आपको बनाकर भेजूंगी। खूब पढ़िए और अपना ध्यान रखें।